बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना लेक्चर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हमने नया आर्टिकल स्टार्ट करना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। वेक्टर प्रोडक्ट और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में स्केलर आता है, तो उसको हमने स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया था। बिल्कुल वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर में हमारे पास एक नया वेक्टर आए तो हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, वेक्टर की ही मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर के साथ, लेकिन आंसर में स्केलर नहीं आएगा, वेक्टर आएगा। और वेक्टर होगा तो लाजमी उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन समझना ही मेन काम है। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला उससे मिलता जुलता ही है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उसके अंदर कॉज आता है, इसके अंदर साइन आता है, उसके अंदर डॉट का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर क्रॉस का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर मैंने a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा लिख दिया, लेकिन साथ में इसकी डायरेक्शन लाजमी दिखानी है और डायरेक्शन के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जिसको मैंने n कैप का नाम दिया। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है और उसके अंदर मैंने आपको एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। जी हाँ स्टूडेंट, ये वही यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल होता है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आइए इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। बेटा, यहाँ पर a जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है, b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है, थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? उस प्लेन के ऊपर जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर वो प्लेन हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तीसरी डायरेक्शन में। अगर ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन में है तो ये एक्स जेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा एंड सो ऑन। वो जो भी प्लेन उसने दिया होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। हम फिर ये पढ़ने के बाद कह सकते हैं ए बी साइन थीटा, जो फॉर्मूला में ए बी साइन थीटा वाला पोर्शन है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। यानी कि फॉर्मूला में ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। एन यूनिट वेक्टर इसकी नॉर्मल डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वेक्टर की डेफिनेशन पे गौर करें तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड यूनिट्स के साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है और नॉर्मल डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में मिल जाती हैं तो आपको प्रोवाइड करती हैं एक वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि हम अब क्लियरली कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और वो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करे तो हमारे पास आंसर में एक नया वेक्टर आता है और वो वेक्टर नॉर्मल होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होंगे। अभी हम इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। अब चूंकि मेरे बच्चों, हम लोग ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं और हमें मालूम हो गया ये कंबाइन मिलकर हमें एक वेक्टर देते हैं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो वेक्टर कोई सी वेक्टर है। अब स्केलर प्रोडक्ट आपको याद होगा हमने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया था। इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रॉस के साथ। तो इसी की मुनासबत से हम इसको
क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। लिहाजा वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। बेटा इसकी एग्जांपल्स हम जब देखते हैं तो एक एग्जांपल मैंने आपके साथ टॉर्क की शेयर की। टॉर्क हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, जिनमें एक वेक्टर होता है मोमेंट आर्म जो कि ये है, और एक है फोर्स जो कि ये है। जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास एक नई वेक्टर क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क वेक्टर है क्यों है, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको देखेंगे और वहाँ पर इसको क्लियर करेंगे कि इसको वेक्टर क्यों कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है फोर्स की, विच इज़ इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। ये स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर का एक आर्टिकल है, उसके अंदर हम बाकायदा इसको प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो चूँकि एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है ये, तो यहाँ पर वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें एक वेक्टर फोर्स देते हैं, और आप सभी फोर्स से वाकिफ़ हैं कि वो वेक्टर ही होती है। तो ये दो एग्जांपल्स मिनिमम आपने लाजमी कोट करनी है। नेक्स्ट बेटा अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलें तो हम लोग दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं ए और बी, और ये दोनों वेक्टर्स मैंने एक्स वाई प्लेन में लिए हैं, एक्स वाई प्लेन में, और ये आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखी जाए तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है जो कि इक्वल्स टू सी है। तो मैंने यहाँ पर उस नॉर्मल डायरेक्शन को शो किया, और नॉर्मल डायरेक्शन से शो होने के बाद जो वेक्टर आया उसको मैंने सी का नाम दे दिया। अब हम लोग एन के बारे में बताते हैं कि एन क्या है। एन एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मल डायरेक्शन को किस तरह से शो किया जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग एक रूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल क्या है बेटा, यही मेन काम है आज का, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने समझना है। आइए देखते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। बेटा इस रूल के मुताबिक आपने वो वेक्टर्स जो गिवन प्लेन में दिए हैं उनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन करना है लाइक दिस। इस तरह से मेरे पास दो वेक्टर्स ए और बी आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं और इनकी टेल को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। सेकंड, हम अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे और इनकी टेल जहां पर आपने ज्वाइन की है वहां पर हम इनका कॉमन एक्सिस बनाएंगे। अब कॉमन एक्सिस क्या है? कॉमन एक्सिस वो पॉइंट जहां पर दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में मिल रही है। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ये एक एक्सिस सा है जहां पर टेल दोनों वेक्टर्स की आपस में मिल रही है। आपने इस कॉमन एक्सिस को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, और इस तरह से होल्ड करना है कि थंब जो आपके राइट हैंड का अंगूठा है ये एक्सिस की डायरेक्शन में हो लाइक दिस। ये आप देख रहे हैं कि मैंने राइट हैंड में एक्सिस को होल्ड किया है और इस तरह से होल्ड किया है कि मेरा अंगूठा, मेरा थंब एक्सिस की डायरेक्शन में है। फिर आपने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। अब अगर आप बेटा डायग्राम के मुताबिक ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बनती है। तो मैं अपने राइट हैंड को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो फिर मेरे पास इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से शो होती है। आप देख रहे हैं कि मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में रोटेट किया। जब मैं ए क्रॉस बी की रोटेशन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करता हूं तो ये जो मेरे राइट हैंड का अंगूठा होगा
ये आपको क्लियरली बता देगा कि डायरेक्शन किस तरफ है। और आप क्लियरली देख रहे हैं मेरा बेटा कि डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड है। कहाँ पर है? अपवर्ड है। और इसको मैंने नॉर्मल वेक्टर n से रिप्रेजेंट किया है और एक वेक्टर अपीयर होगा जिसको मैंने c का नाम दे दिया। तो यहां से हम क्लियरली एक बात कह सकते हैं कि जो नया वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स पाए जाएंगे। और अगर आप इसको गौर से देखें, समझें, तो बड़ा ही क्लियर आपको हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी नोटबुक के हिसाब से बात करें तो आपका अंगूठा, आपका थंब, लेट्स से ये आपकी नोटबुक है तो आपका थंब इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप वाइट बोर्ड की बात करें तो वाइट बोर्ड आपके पास इस तरह से होगा और इसके ऊपर जो इसका थंब होगा वो इस तरह से आपको शो होगा, यानी कि आउटवर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्लेन हमारे पास वर्टिकल पड़ा है तो फिर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर प्लेन हमारे पास हॉरिजॉन्टल पड़ा है तो डायरेक्शन जो है अपवर्ड होगी। तो आप दोनों में से जो सा मर्जी उसको बता दीजिए, दोनों ही सही हैं। बात सिर्फ है कि आपको समझ आ जाए। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल हुआ जस्ट लाइक योर नोटबुक तो फिर थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर वो प्लेन वर्टिकल पड़ा हुआ तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो आपने प्लेन देखना है किस तरह से पड़ा है। सो लिहाजा हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए एंड बी विच इज आउट ऑफ द प्लेन और अपवर्ड। अब आपको समझ आ गया होगा कि आउट ऑफ द प्लेन मैं क्यों कह रहा हूं और अपवर्ड क्यों कह रहा हूं। ओके बेटा, सो इसको याद करने के लिए आप बस ये जहन में बैठा लें, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नया आने वाला वेक्टर यहां तो अपवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। बस ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया। तो अगर ए क्रॉस बी होता है तो हमने जान लिया कि राइट हैंड रूल क्या कहता है। अगर हमारे पास बी क्रॉस ए हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर बेटा कुछ भी नहीं होगा कि आप उसी तरह से वेक्टर्स बनाएंगे और जहां पर आपने अपना राइट हैंड का थंब एक्सिस होल्ड करने के लिए इसको ऐसे होल्ड किया था, अब आप इसको ऐसे होल्ड कर लेंगे, बिकॉज अब आपको ए क्रॉस बी नहीं निकालना, बी क्रॉस ए निकालना है। और बी क्रॉस ए के लिए आपको फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज रोटेट करनी है। तो मेरा स्टूडेंट्स, आप अगर अपने राइट हैंड को जस्ट लाइक ये मिसाल के तौर पर आपका एक्सिस है और आप अपने राइट हैंड से इस एक्सिस को इस तरह से होल्ड करते हैं। अब मैंने इसको इस तरह से होल्ड क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मेरा थंब डेफिनेटली डाउनवर्ड होगा, जबकि प्रीवियस केस में मैंने इसको ऐसे होल्ड किया था। ऐसे क्यों होल्ड किया था? कि मैंने अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना था, इसलिए मुझे ऐसे होल्ड करना पड़ गया, बिकॉज वो ए क्रॉस बी था। अब जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो ये हाथ मेरा इस तरह से हो जाएगा और मैं बी क्रॉस ए निकालते वक्त देखता हूं कि मेरा अंगूठा नीचे की जानिब है। इसका मतलब कि मेरी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मैंने यहां पर वेक्टर ए को चेंज नहीं किया, वेक्टर बी को चेंज नहीं किया, एंगल चेंज नहीं किया, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया। तो आप देख रहे हैं मेरे पास जो बी क्रॉस ए आता है वो -n के साथ शो किया गया है, जो कि बता रहा है कि रिवर्स वेक्टर है। और जब मैं इस माइनस को बाहर लिखता हूं तो सारा ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर मेरे पास वेक्टर c को शो करता है। तो मेरे पास एक नया वेक्टर -c आ जाता है, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको राइट हैंड रूल के बारे में मालूम हो गया। अब आप बड़े आसानी से इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब यहाँ इस केस में आप बी क्रॉस ए में क्या कहेंगे? आप बी क्रॉस ए में आपने देखा कि अगर ये आपके पास आपकी नोटबुक है और आपने इसको इस तरह से होल्ड किया,
इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो फिर आपने देखा कि डायरेक्शन कहाँ चली गई, डाउनवर्ड। और अगर प्लेन आपके पास इस तरह से है, आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया तो थंब कहाँ चला गया, इनवर्ड। यानी कि अगर मेरे पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई तो फिर या तो मेरे पास डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी या इनवर्ड आएगी। अब ये इनवर्ड कब आएगी, डाउनवर्ड कब आएगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ योर प्लेन, कि प्लेन कैसे प्लेस किया हुआ है। अगर प्लेन वर्टिकल है तो फिर इनवर्ड, और अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो फिर डाउनवर्ड। तो फिर बिल्कुल ऐसे ही मैंने बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर ए एंड बी विच इज इन टू द प्लेन और डाउनवर्ड। यहाँ इस डिस्कशन के बाद एक चीज़ आप बच्चों को क्लियर हो गई कि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आता है, और अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो ए बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर आता है। अगर मैं यहां पर माइनस को बाहर लिख दूं तो मेरे पास माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आ जाता है। और मेरा बेटा अगर आप ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म को देखें तो वो क्या लिखी है, वो ए क्रॉस बी लिखा है, माइनस बाहर रहेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको शो करता है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर मैं इस रिजल्ट को डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से कंपेयर करता हूं तो डॉट प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखा था कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए आता है। यानी कि ए को डॉट कर दें बी के साथ, बी का कर दें ए के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स के पोजीशन को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करता हूँ तो फिर माइनस साइन अपीयर हो जाता है। इट मीन्स कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। तो हम बड़ा क्लियरली एक बात इस एक्सप्लेनेशन के बाद कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट is non-commutative, या if we interchange the position of vectors negative sign appears। अगर आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। डायरेक्शन को समझने के लिए आपको मैंने डिटेल्ड राइट हैंड रूल समझाया। मैं राइट हैंड रूल फिर से आपके पास आपके साथ जाते जाते डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि प्लेन किस तरह पड़ा है। अगर तो प्लेन वर्टिकल पड़ा है तो फिर आपने अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करना है, और अगर आपके पास प्लेन हॉरिजॉन्टल पड़ा है तो आपने उसके एक्सिस को, उसके प्लेन के एक्सिस को इस तरह से होल्ड करना है। उसके बाद आप देखें कि वो ए क्रॉस बी ले रहा है कि बी क्रॉस ए कर रहा है। यानी कि अगर ये आपके लिए प्रॉब्लम है तो आप ये देख लीजिए कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फिर आपको मालूम है कि एंटी क्लॉकवाइज जब वो रोटेट करता है और आपके पास प्लेन ऐसे पड़ा है, जब वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो थंब उसका अपवर्ड जाएगा। यानी कि अगर वर्टिकल प्लेन हुआ तो थंब उसका इस तरह से आउट ऑफ द प्लेन होगा। और अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज से मुराद कि वो जिस तरह से घड़ी चलती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ और वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली रोटेट करवा रहा है तो अपनी फिंगर्स को आपने हॉरिजॉन्टली रोटेट करवाना है तो थंब आपका डाउनवर्ड होगा। और अगर प्लेन आप लोगों का इस तरह से वर्टिकल पड़ा है तो थंब आप लोगों का इनवर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट में शॉर्टकट बता दिए, आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में और आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन टॉर्क के अंदर इसने दोबारा से अप्लाई होना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ऐसे ही देखने से समझ में नहीं आएगा। इसको बार बार देखें, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक के लिए बेटा मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। टिल देन अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।